हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक क्वेश्चन है सभी के मन में कि आखिरकार हम जो है फार्मर की इनकम को डबल कैसे कर सकते हैं। और फार्मर की इनकम को डबल करने के लिए ही सरकार ने काफ़ी कदम उठाए हैं। रिसेंटली में कुछ लॉज भी पास किए गए हैं। देखते हैं कि क्या लॉज पास किए हमने और उन लॉज के ज़रिए जो है क्या क्या बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, क्या क्या रिफॉर्म्स करने की कोशिश की जा रही है। हमने आज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म के ज़रिए समझने की कोशिश करनी है। पहली चीज़ तो आखिरकार जो नए कानून आए हैं वो नए कानून क्या हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो में चर्चा पहले से कर चुके हैं। और जो भी कानून आया है उस कानून के ऊपर एनालिसिस भी हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। तो अगर आपने ये दो बात नहीं समझी अभी तक, तो आप बाद में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा कर के इन दोनों वीडियोस के लिंक को देख सकते हैं। तो आप कानून क्या है ये भी समझ सकते हो और कानून की एनालिसिस भी हमने करी है। आज इस सेशन के ज़रिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कानून के साथ साथ और कौन सी रिलेटेड टॉपिक्स हैं जिससे हमारे को ये समझ में आए कि आखिरकार एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या हैं। क्योंकि कानून लाने का भी मकसद कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म लाना ही है। तो लॉज के साथ साथ क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं, आज उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड कुछ हमने देखे, ये जो 3 लॉज आए, एक लॉ था हमारा फार्मर के प्रोड्यूसर से रिलेटेड, एक लॉ था हमारा एग्रीमेंट से रिलेटेड और एक लॉ था हमारा एसेंशियल कमोडिटीज़ से रिलेटेड। आज हम समझते हैं, अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। आपने सुना होगा गांधी जी के इस बारे में। गांधी जी का कहना था कि आई वुड से दैट इफ़ विलेज पैरिश इंडिया विल पैरिश टू। इसका मतलब गांव ख़त्म हुआ अगर गांव ख़त्म होंगे तो हिंदुस्तान, इंडिया ही ख़त्म हो जाएगी। इंडिया विल नो लॉन्गर रिमेन इंडिया, इट्स ओन मिशन इन द वर्ल्ड विल गेट मिसप्लेस्ड, द रिवाइवल ऑफ द विलेजेस इन द कंट्री इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर एक्सप्लॉइटेड। मतलब हम गाँवों को रिवाइव तब कर पाएंगे, पुनर्तरीके से जीवित तब कर पाएंगे जब हम गाँवों के अंदर जो है होने वाले शोषण को ख़त्म कर पाए, जब वहाँ पे जो है एक्सप्लॉइटेशन को रोक पाए। तो ये जो एक्सप्लॉइटेशन है पहले अंग्रेज़ों द्वारा हो रही थी, आज भी किसी तरीके की एक्सप्लॉइटेशन विलेज लेवल में एग्जिस्ट कर रही थी। तो समझने की कोशिश करेंगे इस एक्सप्लॉइटेशन को कैसे रोका जा रहा है, चाहे वो मिडल मैन के ज़रिए थी या कुछ सुविधाओं के ना होने की वजह से थी। तो आज हम समझेंगे कि इस नए कानून के ज़रिए एक चीज़ पॉसिबल हो गई कि ये जो फार्मर था, इस फार्मर के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था कि वो कैसे एपीएमसी के ज़रिए भी कानून, अब एपीएमसी में मतलब मंडी में जाकर भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। और उसके पास एक दूसरा ऑप्शन भी आ गया इस नए कानून के ज़रिए कि वो अपने ट्रेड एरिया में जाकर भी बेच सकता है। और ट्रेड एरिया क्या होता है हमने अच्छे से पिछली वीडियो में समझा था कि ट्रेड एरिया का मतलब है कोई भी फार्म गेट को भी हम ट्रेड एरिया बोल सकते हैं, फैक्ट्री को भी ट्रेड एरिया बोल सकते हैं, वेयर हाउस को भी, साइलोस को भी, कोल्ड स्टोरेज को भी, या किसी भी स्ट्रक्चर को हम ट्रेड एरिया बोल सकते हैं। नए कानून ने इतनी आज़ादी दी कि सिर्फ मंडी के सहारे ना रह सकें और हम नए जगहों पे भी जो है अपना ट्रेड कर सकें। लेकिन फिर भी नया कानून आने के बावजूद किसानों के लिए संभव नहीं हो पाता मंडी तक जा सकें या फिर वो नए ट्रेड एरिया में जाकर के ट्रेड कर सकें। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसान कई बार बहुत कमज़ोर होता है, या मंडी बहुत दूर होती है, या ट्रेड एरिया बहुत दूर होता है जहां तक उसको
ट्रांसपोर्टेशन करना जो है उसके लिए संभव नहीं हो पाता। इसी समस्या को दूर करने के लिए, इसी दूरी को ख़त्म करने के लिए बीच में एक समाधान के रूप में सरकार ग्राम लेकर के आई। ग्राम क्या है? ग्राम जो है समझने के लिए हम समझते हैं कि ये जो ग्राम है इसके बारे में बजट में भी कुछ बता रखा था। तो पहले इसके बैकग्राउंड को समझते हैं, फिर हम ग्राम के बारे में समझ पाएंगे। ये ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट है, ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट है। समझते हैं कि बजट में भी इसके बारे में कोई बात हुई थी, 18-19 के बजट में अनाउंसमेंट्स हुई थी। और कई बार स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि साहब पुराना बजट है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आप समझे, इस बार भी पीटी 2020 के अंदर जो एक क्वेश्चंस आए वो पिछले बजट से क्वेश्चंस थे। तो समझें कि आपके लिए हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब तक इशू ख़त्म नहीं होता तब तक वो इशू इम्पॉर्टेंट होता है। तो बजट 2018-19 में बताया गया था कि इंडिया के अंदर जो फार्मर्स हैं, मोर देन 86% ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल एंड मार्जिनल। मतलब हिंदुस्तान के किसान 86% जो हैं वो छोटे और कमज़ोर, स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। अब सोचें 86% किसान अगर छोटे हैं तो उन छोटे किसानों के लिए संभव नहीं हो पाता कि वो मंडी तक जा सके या फिर वो जो है एक नई मार्केट में जा सके। उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए बजट के अंदर अनाउंसमेंट की गई थी कि वो क्या करेंगे, रूरल हाट को ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट लेकर के आएंगे, मतलब ग्राम लेकर के आएंगे। और बोला गया था ये ग्राम को आगे जाकर के ई नैम से इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के साथ। तो इसको आप ऐसे समझें, ये ग्राम क्या है? एक ग्राम विलेज लेवल की मार्केट है। इसका मतलब है ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट। ग्राम लेवल पे, गांव के लेवल पे एक मार्केट खोल दी है। इसको आप नियरर मार्केट समझ सकते हो किसान की नज़र से, कि जिस किसान के लिए मंडी तक जाना संभव नहीं था, या जिस किसान के लिए नई ट्रेड एरिया में जाना संभव नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा किसान है, या फिर उसके लिए जो है वो दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वो इस ग्राम के ज़रिए, अपनी नियर मार्केट के ज़रिए, अपनी जो है एक लोकल मार्केट के ज़रिए अपने सामान को, अपने फार्मर के प्रोड्यूस को बेच सकता है। इस ग्राम को और बेहतर से समझने के लिए हम देखते हैं कि ग्राम क्या है आखिरकार। ग्राम का मतलब है ये कि एक विलेज लेवल की मार्केट है। ग्रामीण रूरल एग्रीकल्चर मार्केट क्या है? ये एक विलेज लेवल की मार्केट है, गांव के लेवल की मार्केट है। ये गांव की लेवल की मार्केट क्या काम करती है? ये उसका सामान को बिकवाने में मदद करती है। मतलब सामान बेच पाता है किसान अपना इन ग्राम में, और ये इसको उचित दाम देने में मदद करती है। कहीं ना कहीं जो किसान को लगता था कि वो मंडी तक नहीं जा पाएगा, उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, या उसका प्रोड्यूस इतना कम है कि वो वहाँ तक नहीं बेच सकता, उसको उचित दाम उसके जो है नहीं मिल पाएंगे, तो यह इस ग्राम के ज़रिए उसको ये चीज़ संभव हो पाएगी। और इस लोकल लेवल की मार्केट को, एक लेवल विलेज लेवल की मार्केट को नेशनल लेवल की मार्केट के साथ कनेक्ट किया गया है ई नैम के ज़रिए। सो दिस इज़ लिंक्ड विद ई नैम। ई नैम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसका मतलब अब गांव के किसान के लिए संभव है कि वो पूरी इंडिया की मार्केट को एक्सेस कर सकता है। समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि ये किसान जो है, बीच में ग्राम खुल गई, जो नियरर मार्केट खुल गई, विलेज लेवल की मार्केट खुल गई। ये विलेज मार्केट क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है फॉर बूस्टिंग द फार्मर्स इनकम। इस किसान की इनकम को बढ़ाने के लिए जो है ये मार्केट खुली गई है, और इस मार्केट को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया गया है ई नैम के साथ। ई नैम का मतलब है नेशनल लेवल की मार्केट के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब इस लोकल लेवल की मार्केट ने इस जो है कहीं ना कहीं ग्राम ने दो मकसद पूरे कर दिए। पहला क्या किया इसने? एक तो डायरेक्ट सेल करा दी। फार्मर के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था यहाँ तक जाना, तो डायरेक्ट सेल नहीं कर पा रहा था। अब फार्मर के लिए पॉसिबल हो गया है कि वो डायरेक्ट सेल भी कर सकता है। दूसरा इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया? एग्रीगेशन ऑफ लॉट कर दिया। एग्रीगेशन ऑफ लॉट का मतलब है
ऐसे छोटे छोटे गांव के किसान, जब सारे छोटे छोटे किसान इस लोकल लेवल की मार्केट में बेचेंगे तो मार्केट के पास एक बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस आ जाएगा, और इस प्रोड्यूस की वजह से उसके पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी मार्केट में, और उस बार्गेनिंग पावर की वजह से उसको उचित दाम मिल पाएंगे, और ये कहीं ना कहीं उसको ऑनलाइन ट्रेड प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है ई नैम के ज़रिए। एंड बाद में ये चाहे तो ग्राम आगे जाकर चाहे तो इस मंडी को बेच सकती है, या ग्राम आगे जाए चाहे तो आगे जाकर इस ट्रेड एरिया में भी बेच सकती है। तो आप समझें कि किसान के पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसान के पास जो है लोकल लेवल की एक मार्केट है, विलेज लेवल की मार्केट है, और ये जो विलेज लेवल की मार्केट है, ये विलेज लेवल की मार्केट कई बार जो है गवर्नमेंट भी ओन करती है, कई बार जो है कोई ट्रस्ट भी ओन कर लेती है, कई बार पंचायत लेवल भी इसको ओन कर लेती है, कई बार जो है कोई इस तरीके से सोसाइटी भी ओन कर लेती है। और यहाँ पर किसी तरीके का कोई टैक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूज़र चार्ज कह सकते हैं कि इस लोकल मार्केट को जो इंसान ओन करता है उसको मेंटेन करने के लिए जो थोड़ा बहुत खर्चा चाहिए होता है, एक यूज़र फीस के नाम से जो है इनसे ले लिया जाता है, जो कि एक नॉमिनल होता है। इस ज़रिए इस तरीके से फार्मर को जो है एक बेहतर सर्विस मिल पाती है उसी के गांव में। और अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो लोकल लेवल की मार्केट का आइडिया है, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। आखिरकार इस पूरी इंडिया के अंदर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा कैसे, इतनी बड़ी इंडिया में ये सारी मार्केटें बनेंगी कैसे, एक ये बात है। और दूसरा, आखिरकार इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे एडवांटेजेस क्या होंगी। तो समझने की कोशिश करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। हालांकि बजट के अंदर भी ये बात लिखी थी 18-19 में, जो मैंने आपको दिखाया था कि उसके अंदर कॉर्पस बनाने की बात की थी, उसके अंदर फंड बनाने की बात करी थी, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें की गई थी। बाद में आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकेंगे। यहाँ पर इन्होंने बोला कि ये जो क्रिएशन होगा फंड का, पैसा कहाँ से आएगा, तो इन्होंने बोला नाबार्ड की मदद से एक एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जाएगा, जिसको AMIF बोला जाएगा, एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो मार्केट बनानी है ये उसका फंड होगा, और इस फंड में जितना भी पैसा होगा ये पैसा किसको दे दिया जाएगा, राज्य सरकारों को एक सब्सिडाइज्ड लोन के रूप में दे दिया जाएगा, ताकि राज्य सरकार क्या कर सके, अपने राज्य में इस तरीके की एग्रीकल्चर मार्केट को डेवलप कर सके और किसानों को जो है ये सुविधाएं मिल सके। तो एक तरीका क्या निकल के आया कि फंड बनाया जाए, और बजट के अंदर बताया गया था कि 2000 करोड़ रुपए के करीब का जो है ये फंड बनाने की बात चली है, और उससे जो है सब्सिडाइज्ड लोन फिर राज्य सरकारों को मिला करेगा। एक दूसरा तरीका भी है फंड को इस मार्केट को क्रिएट करने का, और दूसरा तरीका क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। आपने GS पेपर 3 इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि एक पब्लिक प्राइवेट जो है आपस में पार्टनरशिप करके, मतलब सरकार और प्राइवेट आपस में पार्टनरशिप कर लेंगे, और पार्टनरशिप के ज़रिए जो है वो इस मार्केट को डेवलप कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीसरा तरीका क्या है कि सरकार द्वारा जो कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मनरेगा की पॉलिसी होती है, तो मनरेगा के अंदर लोगों से इस तरीके की मार्केट डेवलप करा दी जाएगी। इससे एक तो मनरेगा के ज़रिए लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो है एग्रीकल्चर के अंदर मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा। तो पूरी इंडिया में अगर ये मार्केट कैसे बनेगी, तो इसका एक राह तो हमें दिख रही है, इसकी एक तरीका हमारे को समझ आ रहा है। अब समझने की कोशिश करते हैं, अगर ये पूरी इंडिया में लोकल मार्केट बन गई, नियरर मार्केट बन गई, तो उसके बनने से क्या फ़ायदे होंगे। तो सबसे पहला फ़ायदा तो क्या होगा कि इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो इसको अपने सामान को यहाँ तक ले जाने का किराया भाड़ा देना पड़ता था, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता था, अब वो नहीं देना पड़ेगा। तो इस फार्मर का कहीं ना कहीं खर्चा कम होगा और इसकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा, इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है अब किसी तरीके से कमीशन एजेंट्स को कमीशन नहीं देनी पड़ेगी, जिस वजह से इसकी जो है इनकम अब इंक्रीज़ होगी।
इसका कोई भी सामान अब वेस्ट नहीं हो पाएगा, जो भी इसने प्रोड्यूस किया होगा वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज की चिंता नहीं है, लोकल मार्केट में जाकर उसको बेच पाएगा। अब जो है अपने इस प्रोड्यूस को नेशनल लेवल के मार्केट तक जो है इस ग्राम के ज़रिए वो बेच सकता है। एंड बोला गया ये मार्केट लेवल की जितनी भी एसोसिएटेड सर्विस होंगी और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, मार्केट की इंफॉर्मेशन इसको अपने घर बैठे बैठे मिल सकती है इस ग्राम के ज़रिए। बिकॉज अगर ग्राम आगे मार्केट में बेचेगा तो मार्केट की क्या डिमांड है, मार्केट क्या चाहती है, पीछे बैकएंड में फार्मर को बताएगा, तो फार्मर को मार्केट में जाए बगैर मार्केट की सारी जानकारी मिल पाएगी। तो फार्मर के लिए, किसान के लिए ये एक बहुत ही फ़ायदे की बात होगी कि वो जो है अगर इस ग्राम के ज़रिए अपने प्रोड्यूस को आगे बढ़ाता है। तो दूसरा एक ऑप्शन है किसान के पास कि ग्राम के ज़रिए तो बेच ही सकता है, कि अगर ग्राम के ज़रिए वो बेचेगा तो कॉमन सेंस की बात है, सामान बेच दिया, अब जो है उसकी चिंता ख़त्म हो गई। अब ग्राम चाहे किसी को बेचे, लोकल मार्केट में बेच दिया, लोकल मार्केट मंडी में बेचे या लोकल मार्केट बड़ी मार्केट में बेचे, अब ये ग्राम की सिरदर्दी है। किसान को उसका दाम भी मिल गया और किसान की जो है लागत भी कम आ गई। अब किसान के पास एक दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, किसान जो है एफपीओ भी बना सकता है। एफपीओ का क्या मतलब होता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक संस्था बना सकता है। वो संस्था क्या होती है आप समझे। हम तीन बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला कि आखिरकार ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, फिर हम समझेंगे इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत है, फिर हम समझेंगे ये संस्था इनको कौन सी सेवाएं देगी। ये तीन चर्चाओं को हम इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात बता दूं कि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन छोटे किसानों के लिए है, जो कमज़ोर किसान है, छोटे किसान हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत वीक हैं, वो अपने आप को स्ट्रेंथन अप करने के लिए एक संस्था के रूप में सामने आ सकते हैं। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, पीओ नहीं एफपीओ कहते हैं, ये एक लीगल एंटिटी है विच इज़ फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, मतलब सारे किसान मिलकर ही इस संस्था को बनाएंगे। इसके अंदर बिना किसान का कोई बंदा नहीं होगा, इस संस्था के सारे मेंबर किसान ही होंगे, प्रोड्यूसर्स ही होंगे। और आखिरकार फिर ये क्या करेगी, जो भी फ़ायदा होगा इस संस्था का, वो संस्था वो फ़ायदा इन किसानों में बांट देगी। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कोई छोटा किसान है और स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर के पास बहुत छोटा सा प्रोड्यूस है, उसको लगता है कि उसके पास 1 बोरी का सामान है या 2 बोरी सामान है, 3 बोरी सामान है, या प्रोड्यूस बहुत कम है, और उस कम प्रोड्यूस को वो मंडी तक नहीं ले जा सकता क्योंकि उसको उचित दाम नहीं मिल पाएगा, उसको मार्केट तक नहीं ले जा सकता क्योंकि उसको व्यापारी अच्छी कीमत नहीं देगा, उसको जो है फैक्ट्रियों तक नहीं ले जा सकता, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स तक नहीं ले जा सकता क्योंकि उससे वो इतना छोटा प्रोड्यूस नहीं खरीदेंगे। तो इसके लिए जो है वो क्या कर सकता है, ऐसे तमाम छोटे छोटे किसान अपना थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस, सारे किसान जैसे सपोज करो इसके पास 1 बोरी, इसके पास 1 बोरी, इसके पास 1 बोरी, ये सारे इकट्ठे होकर के क्या करेंगे, अपनी एक संस्था बनाएंगे, उसमें सारा कंट्रीब्यूट करते चलेंगे। और जब सारे किसान जो है ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी 1-1 बोरी को, आप समझ सकते हैं ये फिर जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, एग्रीगेशन हो जाएगा, मतलब इकट्ठा हो जाएगा। इसको बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ लॉट। वो 1-1 बोरी करके अगर गांव के छोटे छोटे सारे किसान मिल जाएं तो शायद हो सकता है ज़्यादा एग्रीगेशन ऑफ गुड्स हो जाएं, और फिर इस एग्रीगेटेड गुड्स को अगर जो है फैक्ट्री में बेचा जाए, मंडी में बेचा जाए, ट्रेडर को बेचा जाए, तो जो किसान कमज़ोर था अब उस किसान के पास एक स्ट्रेंथन अप हो जाएगा, उसके पास एक शक्ति आ जाएगी, वो अपने सामान का उचित दाम जो है मार्केट से ले पाएगा। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे होगे, लिटरल सेंस में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। आप समझें इसको दूसरे डायग्राम के ज़रिए, छोटे छोटे जितने किसान हैं, ये सारे छोटे छोटे किसान एक संस्था को सारा सामान बेचेंगे
और उस संस्था को, ये संस्था क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये एक लीगल एंटिटी होगी, और लीगल एंटिटी का मतलब है इस संस्था के ये सारे के सारे मेंबर्स होंगे, मतलब इस संस्था को रन ये सारे मिलकर कर रहे होंगे। तो ये सारे छोटे छोटे किसान क्या करेंगे, एक संस्था को जो है सामान बेचेंगे, एक संस्था के अंदर सारा इकट्ठा कर लेंगे सामान, एग्रीगेट कर लेंगे लॉट को। फिर ये संस्था क्या करेगी, आगे जाएगी और ये संस्था आगे जा कर के बेच देगी किसी ट्रेडर को। हो सकता है ये संस्था आगे जाके एक्सपोर्ट कर दे, हो सकता है ये संस्था आगे जाके किसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बेच दे, हो सकता है ये संस्था आगे जाकर इस सामान को जो है मंडी में बेच दे। ये संस्था कुछ भी कर सकती है, इसके पास अब पावर है। और इसको बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट अर्न करेगी, ये प्रॉफिट क्या करेगी, इन सारे किसानों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, इन सब किसानों के बीच में बांट देगी। तो आप समझें कि एक ये एफपीओ क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है, किसानों का संगठन है, एक जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, एक लीगल एंटिटी के रूप में है, जिसका काम है स्ट्रेंथनिंग करना, एक छोटे किसान को जो है शक्ति प्रोवाइड करना, स्ट्रेंथन अप करके उसको जो है उचित दाम में अपने प्रोड्यूस को बेचना और उससे जो है कहीं ना कहीं इस फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि आखिरकार इसकी क्या ज़रूरत थी इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की। तो आप ऐसे समझें कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ताकि हम इसकी इनकम को क्या कर सकें, बढ़ा सकें। बेटर इंश्योर बेटर इनकम फॉर द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है फार्मर। किसान की आय कैसे बढ़ेगी उस बात को सुनिश्चित जो है किया जा सके। एंड जिनके पास ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता था, अब वो सारे इकट्ठे होकर के इकोनॉमी ऑफ स्केल को अचीव कर पाएंगे, एंड इनके पास अब बार्गेनिंग पावर भी ज़्यादा आ पाएगी। आखिरकार जब ये संस्था बन जाएगी तो ये संस्था जो है क्या सेवाएं, क्या क्या सर्विसेज देंगी। क्योंकि सपोज करो अगर इन फार्मर्स ने मिल करके एक ग्रुप बना लिया, आप इसको जो है लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हो, ये एक ग्रुप है, रियल सेंस में ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक लीगल एंटिटी है। लेकिन आप समझिए अगर ये ग्रुप बन गया तो ये ग्रुप इसको कुछ ना कुछ सर्विसेज देगा। इसको क्या सर्विसेज देगा समझने की कोशिश करते हैं कि विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द एफपीओ। इसमें बोला गया कुछ सर्विसेज का एग्जाम्पल देता हूँ। इनपुट से रिलेटेड कुछ सर्विसेज देगा, मतलब अगर किसानों को बीज खरीदना है, फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, कुछ मशीनें खरीदनी हैं, कुछ भी चीज़ खरीदनी है, तो ये एफपीओ सामने जाएगा, ये ग्रुप जाएगा। सपोज करो किसानों को बीज खरीदने हैं तो एक किसान जाएगा तो हो सकता है महंगा मिले, लेकिन अगर 20, 50, 100 किसानों की संगठन जाएगी तो हो सकता है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी, तो सस्ता जो है बीज लेकर आ सकता है। आप अगर सपोज करो एक पेन खरीदते हो तो आपको जो है थोड़ा सा महंगा मिल सकता है, लेकिन पूरा पेन का पैकेट खरीदते हो तो दुकान वाला आपको थोड़ा सा सस्ता दे देता है। इसी तरीके से किसान अकेला जाएगा तो उसको हो सकता है बीज या इनपुट महंगे मिले, लेकिन सारे किसानों की संगठन अगर जाएगी तो हो सकता है उसको वो चीज़ सस्ती मिले। दूसरा इसमें क्या सर्विस होगी, फाइनेंशियल सर्विस। कई बार सरकार द्वारा ऐसे जो है प्रोग्राम आते हैं जिसमें कि फार्मर को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने की बात होती है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने की बात होती है, तो किसानों तक जो है वो बेनिफिट पहुंच नहीं पाता, क्योंकि कई बार किसान लैंडलेस होता है, कई बार उसका रिकॉर्ड नहीं होता है, कई बार लैंड का डिस्प्यूट होता है, कई बार बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अगर वो एफपीओ के ज़रिए जो है एसोसिएटेड होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस एफपीओ को फंड करेगी। एफपीओ फिर क्या करेगा, अपने पूरे ग्रुप को जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो फाइनेंशियल सर्विस मिल पाएगी। हो सकता है किसान लोन लेने जाए, अकेले किसान को ना दें, इस पूरे ग्रुप को जो है ये कहीं ना कहीं इस पूरे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को जो है कहीं ना कहीं वो पैसा मिल जाए, क्रेडिट सर्विस मिल जाए, इंश्योरेंस की सर्विस मिल सकती है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज भी एफपीओ के ज़रिए जो है किसान को मिल सकती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, मार्केटिंग से रिलेटेड सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप समझे एक छोटे किसान से जो है कंपनी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना करे, लेकिन एक इस संस्था के साथ कंपनी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो जो किसान का डर था
कि कंपनी मेरे से शायद कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, वो डर भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि एफपीओ के ज़रिए उसको वो सर्विसेज भी मिल जाएंगी। इसी तरीके से ट्रेनिंग भी सर्विस हो सकती है, नेटवर्किंग की सर्विस हो सकती है, किसान को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। ऐसी तमाम सर्विसेज जो है एफपीओ के ज़रिए इसको मिलेंगी। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किसान के लिए एक फ़ायदे की बात होगी। तो अब आप समझें कि अभी एक किसान, अकेला किसान कमज़ोर था, जब ये किसानों की एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो अब इसके पास ये स्ट्रेंथन अप हो गया। अब जो है ये कहीं ना कहीं आप समझे, अब जो है इसके अंदर एक शक्ति आ गई है, अब इसके पास बार्गेनिंग पावर है, अब जो है ये उचित दाम ले सकता है। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं, एक किसान अगर अकेला इसके साथ डील करता है जो बहुत दूर है, और या वो एफपीओ के ज़रिए अगर जाता है, तो आप समझें इसमें और उसमें जो है काफ़ी डिफरेंस है। तो अब इसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करे कि ग्राम के ज़रिए जाए, ग्राम को जा कर के लोकल मार्केट में बेच दे, या एक अपनी संगठन बनाए और संगठन आगे जा कर के उसको बेचे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो डायरेक्टली, दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है कि वो डायरेक्टली जो है मंडी में जाकर बेच दे, या डायरेक्टली जो है ट्रेड एरिया में जाकर के बेच दे। वो यहाँ भी बेच सकता है, यहाँ भी बेच सकता है, वो वहाँ भी बेच सकता है। किसान के पास एक ऑप्शन और है कि वो चाहे तो सरकार को जाकर के एमएसपी पे भी बेच सकता है, क्योंकि एमएसपी ख़त्म नहीं हुई। और अगर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि वो किसी कंपनी के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, एफपीओ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो ये सारे काम भी कर सकता है। वो चाहे तो वेयर हाउस भी खोल सकता है, वेयर हाउस में भी डिपॉजिट करा सकता है, अगर मतलब स्टोर करना हो। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वो चाहे तो अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में जाकर रख दे और वेयर हाउस की रिसिप्ट लेकर के लोन ले ले, तो पैसा अगर उसको लगता है कि कहीं से सारी सिचुएशन सही नहीं है, तो वो इस ऑप्शन को भी एक्सरसाइज कर सकता है। और हम जानते हैं कि वेयर हाउस भी इलेक्ट्रॉनिकली जो है लिंक्ड है किसके साथ, नेशनल लेवल की मार्केट के साथ। सामान रखकर उस रिसिप्ट के बेसिस पे भी जो है इसको बेच सकता है। तो आप समझें कि किसान के पास इतने सारे ऑप्शन आने के बाद किसान के पास एक एम्पावरमेंट आई है, किसान के पास सशक्तिकरण आई है, किसान सशक्तिकरण हुआ है। ये जो एम्पावरमेंट है, ये एम्पावरमेंट आप देख सकते हैं, अब किसान के पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो हम कह सकते हैं ये किसान के लिए एग्रीकल्चरल रिफॉर्म जो है एक पॉजिटिव और जो है दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। एंड वी कैन सिंपली से कि अब जो है किस तरीके से उसको ग्राम या फिर उसको जो है फूड प्रोसेस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसके ज़रिए वो जो है अपनी इनकम को डबल कर सकता है। तो आज हमने इसको देखा, कल हम इसी तरीके से एक दूसरे रिलेटेड टॉपिक्स पे आएंगे, जैसे ई ग्राम स्वराज योजना या स्वामित्व योजना या दूसरी और योजनाएं हैं। हम जो योजना पढ़ेंगे वो किस तरीके से पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने का तरीका इशू बेस्ड होगा, ध्यान रखें। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि साहब कोई भी पढ़ ली। हम आज अगर देख रहे हैं कि प्रोड्यूस के ज़रिए उसकी इनकम कैसे इंक्रीज़ हो, तो कल हो सकता है हम देखें उसके लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, फिर हो सकता है हम देखें उसको फाइनेंस कैसे सर्विसेज मिल सकती हैं। अलग अलग इशू को लेकर के हम जो है इसकी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को पूरा गवर्नमेंट की पढ़ेंगे। और इस बार भी जो है एग्रीकल्चर से बहुत क्वेश्चंस आए थे पीटी 2020 में। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक मेंस के लिए भी एंड नेक्स्ट ईयर के लिए भी इम्पॉर्टेंट साबित होगा। तो आपको पढ़ना तो वैसे भी सारा ही है, तो आप चाहें तो हमारे इस YouTube चैनल के इस प्लेलिस्ट के अंदर एक प्लेलिस्ट है रूरल डेवलपमेंट के नाम से। इस रूरल डेवलपमेंट के अंदर रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स होंगी हम सारी इसमें डालेंगे। तो बाय चांस आपसे कभी मिस हो जाए तो आप इस जो है पॉलिसी एंड प्रोग्राम को देख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि आप इस पॉलिसी एंड प्रोग्राम के अंदर योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। एंड आपका अगर ऑप्शनल पेपर सब्जेक्ट जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाकर के online.bridecarier-maker पे जाकर के लॉगिन कर सकते हैं एंड वहाँ जाकर के आप जो है अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।